दोस्तों, एक बात शायद आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा। अगर किसी की मन्नत पूरी नहीं होती तो क्या एक दिन में भगवान बदल सकते हैं? आज फिर हाजिर हुए हम आपके सामने कुछ खास खबरों को लेकर के। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुथेकर। बात तो सच हो गई कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अकेले चलने वाले, कैमरे के सामने किसी को ना आने देने वाले, अब वो एक यानी दो बैसाखियों के भरोसे उनको चलना पड़ेगा। क्या ये गठबंधन मोदी जी को रास आएगा? क्या मोदी जी के स्वभाव के अनुसार क्या गठबंधन को निभा पाएंगे? चर्चा भी इतनी जबरदस्त चल रही है अभी कि ये गठबंधन के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि मोदी जी को इतनी जल्दबाजी है। क्या डर के वजह से है? तो चाय पर उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कल बुलाए थे और बुलाने के बाद उनके साथ समर्थन चिट्ठी साइन करा लिया उन्होंने। क्या मोदी जी को विश्वास नहीं था कि ये दोनों जा सकते हैं? क्योंकि उनके जल्दबाजी से तो ऐसा समझ में आ रहा है कि उनको भरोसा नहीं होगा कि शायद वो इंडिया गठबंधन के ओर पलटी मार सकते हैं। अब जोरों पर चर्चा ये भी चल रही है कि क्या जैसे महाराष्ट्र में हाल हुआ है, जैसे उद्धव ठाकरे, शरद पवार इनकी जो पार्टी छीन लेते हैं और अपने दल में उनको शामिल कर लेते हैं, तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ में भी ऐसी घटना हो सकती है? क्योंकि मोदी जी का स्वभाव ऐसा है कि वो केवल 3 महीने के लिए अपनी कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। जैसे वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर वही मोदी जी के अंडर में पूरा प्रशासन, शासन प्रशासन उनके पास होता है। फिर ईडी, सीबीआई ये सब उनके अधीन हो जाती है। तो फिर हो सकता है कि उसी ईडी का सहारा लेकर के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की राजनीति खत्म भी कर सकते हैं। क्योंकि भरोसा तो अभी कोई कर नहीं सक रहे उनके ऊपर, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि 3 महीने के बाद मोदी जी अपना असली रूप दिखाएंगे। अभी तो एकदम शांत बैठे हुए। अमित शाह जी और मोदी जी का शांत रहना भी एकदम जायज है, क्योंकि उनकी जो सरकार है अभी अल्पमत में आई हुई है, क्योंकि उनको भरपूर समर्थन नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं कि एक दिन में भगवान बदलने की। जैसे प्रभु श्री राम के नाम से उन्होंने पूरे भारत भर वोट मांगा है, राम के नाम पर उन्होंने राजनीति किया है। जल्दबाजी से उन्होंने भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया है, क्योंकि इसमें तो जो शंकराचार्य उन्होंने भी विरोध कर दिया था कि अधूरे मंदिर में हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एक अनर्थ हो सकता है। अब सोचने की बात है कि जैसे मोदी जी के जैसे चुनाव समाप्त होते, रिजल्ट देखते 240 पर इनकी भाजपा सिमट जाती है और हर भाषण में शुरुआत में पहले प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने अब तुरंत अपना भगवान बदल दिया है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। क्योंकि जो भाषण आपने अभी कल का देखे हैं, तो इनके भाषण में क्या होता है कि जय श्री राम या भगवान राम का नाम लिया जाता है, लेकिन अब उनने जो बदल दिया है, अब जय जगन्नाथ बोला जाता है। अब जय जगन्नाथ, जो श्री राम प्रभु थे, अब उनके पास अब जगन्नाथ आ गए। क्योंकि उड़ीसा में क्या हुआ है कि उड़ीसा में उनको अच्छी सीटें मिली हैं, तो इसलिए अब उनके ऊपर कृपा किसकी हो गई? जगन्नाथ की। क्योंकि देखा जाए तो जैसे अयोध्या में भी प्रभु श्री राम ने उनको सहारा नहीं दिया है। फिर हम बात करेंगे चित्रकूट की। चित्रकूट से भी भाजपा हार जाती है। जहां जहां भगवान राम है, जहां जहां भगवान राम की मूर्ति विराजमान है, वहीं से भाजपा का सफाया हो जाता है। जैसे रामटेक की बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो रामटेक से ही भाजपा को बाय बाय टाटा बोल दिया गया है। नासिक से भी वही हाल रहा है भाजपा का। अब रामेश्वरम की बात करेंगे तो वहां पर भी भाजपा वहां से भी समाप्त हो जाती है। अब शुरू में बोला जाता था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे और जितनी राहुल गांधी की उम्र है उतनी भी सीटें नहीं आएगी। अब उनकी सीटें और गठबंधन की सीटें को प्लस किया जाए तो उनको काफी उनकी सीटें आ चुकी है, जिससे आज एक मजबूत विपक्ष या मजबूत इनका जो इंडिया गठबंधन है मजबूत की स्थिति में है। अब वाराणसी की बात कर लेते हैं, जहां से मोदी जी चुनाव लड़े हैं। 3 घंटे तक मोदी जी एकदम पिछड़ते हुए दिखे। जब मतगणना चालू थी तब 3 घंटे तक मोदी जी पिछड़ते हैं, और उनका जो जीत का आंकड़ा जो है वो अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव के हिसाब से 3 लाख से भी अधिक लोगों ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया है। क्योंकि मोदी जी को 3 लाख से अधिक वोटें कम मिली है। इसका मतलब यही होगा कि अब मोदी जी उनको पसंद नहीं आ रहे, या मोदी जी के जो 10 साल के काम है उनको पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए उन्होंने इतने प्रमाण में उनका जो मत है
वोट शेयर इतना कम हो जाता है। और वहीं हम अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, वायनाड से चुनाव लड़ते हैं और रायबरेली से। अब दोनों जगह अगर देखा जाए तो एक जाने माने लोकप्रियता मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी एक लोकप्रिय नेता में गिना जा रहा है और दोनों जगह से 3.5 लाख से अधिक मतों से विजयी होते हैं। तो आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के सामने मोदी जी की लोकप्रियता कुछ भी नहीं है। 2019 में मोदी जी 4,70,000 वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार 2019 के मुकाबले 3,19,000 वोट मार्जिन कम हुआ है। यानी 3 लाख से ज्यादा वोटर्स जिन्होंने पिछली बार मोदी जी को वोट दिया था, उन्होंने इस बार मोदी जी को वोट नहीं किया। अमेठी की बात करें तो अमेठी में जो चुनाव लड़ी थी स्मृति ईरानी, अमेठी से चुनाव लड़ती है और वहां भी उनकी बुरी तरह हार हो जाती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि इनका जो जनादेश है, इनको जनादेश नहीं मिल रहा है। और हर जगह जो भाजपा की खासकर स्थानों पे, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी के रहते हुए जो राम राज्य बोला जाता है कि वहां महिलाएं रात को भी बिंदास में जेवर पहनकर निकल सकती है, ऐसा बताया जाता है। और वहां पर ही इनका बीजेपी का पिछड़ना और वहां पर समाजवादी पार्टी का जीतना, ये भी एक देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि देखा जाता है कि पहले से जो जितने भी न्यूज चैनल है, बड़े बड़े न्यूज चैनल, आपने उनके सर्वे देखे, बहुत ही भयानक रूप से उनने सर्वे पेश किया है। और जहां सीटें कम है वहां भी ज्यादा बता दिया है। जैसा बिहार में 25 सीट है तो 27 सीटों का अनुमान लगा के बता रहे, जहां से 5 लोग खड़े तो वहां 6 सीटों का रिजल्ट बता रहे। तो इस टाइप के एग्जिट पोल भी इस टाइप से एग्जिट पोल इस साल दिया गया कि लोगों का बड़े बड़े न्यूज चैनल पर से विश्वास उठ जाता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो सीटें कम होना, यहाँ पर अब लोगों में ऐसी चर्चा चल रही है कि जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो भाषण देते हैं कि इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी, उनको भी वो हटाने वाले हैं। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अरविंद केजरीवाल जी का भाषण योग्य लगा होगा और इसलिए उन्होंने क्या किया होगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कम सीट देने में जनता कामयाब होगी। अब जनता किधर चले जाएगी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस बार का चुनाव थोड़ा हटके हुआ है। और जैसे जो एग्जिट पोल और तुलना बताते थे न्यूज चैनल वाले, 2019 की तुलना 2024 में करते थे, क्योंकि 2024 में डू पर डू लड़ाई थी। बीजेपी का एक तो इधर से इंडिया गठबंधन का एक, और पिछले बार 2019 में क्या हुआ था, वहां कांग्रेस भी लड़ती है, सपा भी लड़ती है, अन्य दल भी लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ती है और अकेले भाजपा लड़ती है। तो भाजपा के जितने वोट थे उतने जैसे के वैसे हो जाते, लेकिन अन्य वोट पूरे सीटों में बंटवारा हो जाते। इसलिए 19 की तुलना 2024 में करना एकदम गलत था। और यही हुआ कि इसलिए सभी के जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, पूरे गलत साबित हुए। केवल हवा बनाई जा रही थी कि 400 पार, 400 के ऊपर इनको दिया जाएगा। अब जेपी नड्डा जी को भी इतना गर्व हो जाता है कि वो भी आरएसएस को बोल देते हैं कि अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आरएसएस वाले अब मोदी जी पर शर्त लगाने तैयार नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मोदी जी की लहर, मोदी जी की लोकप्रियता समाप्त हो गई। तो अब इन पर शर्त लगाना बेकार है, क्योंकि आरएसएस का झुकाव ज्यादा दिख रहा है नितिन गडकरी के ओर, अपने योगी जी के ओर, शिवराज सिंह चौहान के ओर उनका झुकाव ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना जो जीत हासिल किया है, वो भी अच्छे वोटों से उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। और उनके कारण ही जो मध्य प्रदेश में इतनी सीटें आती है, केवल श्रेय पूरा शिवराज सिंह चौहान को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो योजनाएं लाए थे, जैसे लाडली बहना योजना बहुत ही कारागर होती है और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलता है। अभी सबकी नजरें टिकी हुई कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। अब बहुत से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। अब आज की आपको खबर बता दें हम कि जो शपथ ग्रहण की तारीख थी वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी किसी को भी बहुमत का आंकड़ा अभी मिला नहीं। इधर इंडिया गठबंधन वाले दावा कर रहे हैं कि हम, इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ही भाजपा टिकी हुई है, क्योंकि अब एनडीए के साथ ही उनको सरकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ना मोदी सरकार होगी ना भाजपा सरकार होगी। ऐसे भी 10 साल से भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार तो बोलना बंद ही है। 10 साल हो गए हैं, केवल मोदी सरकार को जानते थे। लेकिन इस बार अब जैसे एनडीए सरकार बनेगी
तो वहां भी 3 महीने के बाद मोदी जी खेला कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के इनके जो 240 सांसद चुनकर आए, तो बीजेपी की सांसदों की एक मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, जो कि इसमें एक प्रोसेस होता है। ये सभी सांसद जो चुनकर आते हैं वो बैठते हैं और अपना एक नेता चुनते हैं। नेता चुनने के बाद में फिर वो अपना गठबंधन या जो भी जितना जनमत हासिल करना है, जितने भी सांसदों को इकट्ठा करना है, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी ने भी मोदी जी का नाम अपने नेता के रूप में घोषित नहीं किया है, क्योंकि पूरा चुनाव लड़ा जाता है मोदी जी प्रधानमंत्री के नाम पर, मोदी जी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। और अभी जो मतगणना होने के बाद भी आज तक मोदी जी को अपना नेता किसी ने नहीं माना है। नेता मानने के बाद में फिर वो गठबंधन हो, चाहे नीतीश कुमार से करना हो या अन्य दलों से करना हो या चंद्रबाबू नायडू के साथ अपना गठबंधन करना हो, ये कर सकते हैं। तो उसके बाद सरकार गठबंधन की मानी जाती है। अब चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी के रिश्ते की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। पिछले चुनाव के आप जितने भी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, तो मोदी जी हर भाषण में वहां यानी चंद्रबाबू नायडू को बहुत ही भला बुरा बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये दोनों एकदम एक दूसरे के दुश्मन हो। क्योंकि दल बदलना, ये करना, वो करना, यानी हर काम में माहिर बोल के इनको कोसते रहते थे। और आज उन्हीं के साथ चाय पर बैठकर उनके साथ में एक चिट्ठी पे साइन कराते हैं कि समर्थन उनसे मांगते। लेकिन नीतीश कुमार भी इतने जानकार व्यक्ति है कि वो भी सोचेंगे कि मोदी जी उनके साथ क्या व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सोच समझ के कदम उठाएंगे। एक तो बड़े बड़े पद की तो बात कर ही लिए, अब जहां तक कि नीतीश कुमार का इरादा है कि प्रधानमंत्री बनने का, और प्रधानमंत्री की डिमांड अगर वो करते हैं तो जो बीजेपी वाले प्रधानमंत्री इनको बनाएंगे नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन में इनको 100% चांसेस है कि इनको प्रधानमंत्री का भी पद मिल सकता है, चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का भी पद मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे ऑप्शन खुले हुए हैं और जिसे जो पद चाहिए वो इंडिया गठबंधन पद देने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी तक के यहाँ पर कैलकुलेशन में महाराष्ट्र की शिवसेना और यहाँ के एनसीपी अजीत पवार के सीटों का टोटल कोई भी न्यूज चैनल वाला बता नहीं रहा है। क्या अभी से इनको भरोसा नहीं कि ये हो सकता है कि अजीत पवार वापस अपने शरद पवार जी के पास जा सकते हैं, या शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो क्या वापस उद्धव के साथ हाथ मिला सकते हैं? अगर इन्होंने इधर जाके हाथ मिला लिया और अन्य दलों की अगर हम गिनती करें तो आराम से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन फिर भी हमको इंतजार करना होगा, क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख बढ़ा दी गई है। जब तक इनका तालमेल पूरा बैठेगा नहीं तब तक के प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। अभी दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन अधर में लटके हैं। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।